हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। दोस्तों, यह शेक्सपियर सीरीज का पार्ट 3 है जिसमें हम लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड शेक्सपियर के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। जैसे यूजीसी नेट में अभी शेक्सपियर से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और अदर स्टेट्स के टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स, इन सभी को एक जगह कंपाइल करके आपको यह प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। who exclaim who exclaim in his sonnets that under this carved marble of a thin own slip brave tragedian Shakespeare slip alone। तो विलियम बेस, यह ट्रिब्यूट जो है विलियम बेस ने शेक्सपियर की मृत्यु के बाद लिखा था। ठीक है। और यह उनके शोक गीत एल्गी में से एक है। इस लाइन में शेक्सपियर को ब्रेव ट्रेजेडियन कहकर याद किया गया है। टाइप ऑफ वर्क, यह एल्गी एक पोयम है और अर्ली 17th सेंचुरी की पोएटिक ट्रिब्यूट्स है शेक्सपियर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who described Shakespeare as an upstart crow beautified with our feathers? ये क्वेश्चंस आपको 2 to 3 टाइम्स देखने को मिलेंगे इस सीरीज में, क्योंकि ये कई एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है। तो ये रॉबर्ट ग्रीन थे। ठीक है। रॉबर्ट ग्रीन जो थे वो एक यूनिवर्सिटी विट्स के लेखक थे। उन्होंने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करते हुए यह फेमस फ्रेज लिखा था, एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स। यह कोट उनकी पैम्पलेट अ क्रॉड्स वर्थ ऑफ विट 1592 में मिलता है, जहां उन्होंने एक अनएजुकेटेड एक्टर टर्न राइटर की निंदा की थी जो कि शेक्सपियर थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following works of a Shakespeare is written in a 6 line stanza and show sign of immaturity? ठीक। तो विनस एंड एडोनिस क्या है? विनस एंड एडोनिस है। विनस एंड एडोनिस शेक्सपियर की पहली पब्लिश्ड पोएम थी जो 1593 में आई। यह 6 लाइन स्टेंजा में लिखी गई, जिसे हम सेस्टा राइमा ए बी ठीक कहते हैं। ठीक। तो इसमें शेक्सपियर की अर्ली पोएटिक स्टाइल दिखती है, थोड़ी इमेच्योर लेकिन सेंसुअस और डिस्क्रिप्टिव थी। ठीक। और टाइप ऑफ वर्क की बात की जाए तो यह एक नरेटिव पोएम है। कॉन्टेक्स्ट जो यूज हुआ है, यह इरोटिक माइथोलॉजिकल पोएम है जिसमें विनस एक मॉर्टल एडोनिस से प्रेम करती है। नेक्स्ट। Which of the following plays depicts middle class provincial life? तो द मैरी वाइव्स ऑफ विंसडर। ठीक। द मैरी वाइव्स ऑफ विंसडर थी। द मैरी वाइव्स ऑफ विंसडर एक डोमेस्टिक कॉमेडी है जो इंग्लैंड के एक छोटे टाउन विंसडर की मिडिल क्लास सोसाइटी पर बेस्ड है। और इसमें सर जॉन फ्लैस्टअप जैसे कैरेक्टर्स को दिखाया गया है जो दो मैरिड वुमेन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। ठीक। टाइप ऑफ वर्क या कॉमेडी है। कॉन्टेक्स्ट जो है, यह प्ले एलिजाबेथन मिडिल क्लास मैनर्स और विनस पर सॉरी वैल्यूज पर एक लाइट सटायर करता है। ठीक है। यह प्ले जो है एलिजाबेथन मिडिल क्लास मैनर्स और वैल्यूज पर एक लाइट सटायर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड? तो सिम्बलाइन जो था वो मिसमैच्ड है। और ऐसा इसलिए कि सिम्बलाइन को कई स्कॉलर्स ने शेक्सपियर की लेट रोमांस प्लेज में गिना है और इसका ईयर माना जाता है 1610, न कि 1608। ठीक है। तो बाकी हैमलेट 1601 और ट्वेल्थ नाइट 1601, द टेम्पेस्ट 1611, ये सभी करेक्ट हैं। ठीक। अगर इसकी सोर्स की बात की जाए सिम्बलाइन की, तो क्रोनोलॉजिकल ऑथरशिप नॉलेज जो थी वो सोर्स डब्ल्यू जेलोंग और डेविड टचिस थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल ऑफ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल ऑफ अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? यह यूपीटीजीटी 2016 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल ऑफ अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? तो हेनरी सेवेंथ है। ठीक।
शेक्सपियर ने हिस्ट्री प्लेज में हेनरी फोर्थ, हेनरी सिक्स और हेनरी एट्थ जरूर लिखी है, लेकिन हेनरी सेवन नाम से कोई भी प्ले उन्होंने नहीं लिखी है। तो ये ऑप्शन जो है मिसमैच करता है। ठीक, उन्होंने सिक्स लिखी है, फोर लिखी है, एट लिखी है विलियम शेक्सपियर ने, लेकिन सेवन नहीं लिखी थी। When is the title of the Thane of Cawdor bestowed on Macbeth and by whom? तो following the defeat of Norway by Duncan, ठीक है। यह आरपीएससी लेक्चरर 2018 में आया था। और यह जो है, जब मैकबेथ ने नॉर्वे के खिलाफ लड़ाई में ब्रेवरी दिखाई, तब किंग डंकन ने मैकबेथ को थैन ऑफ काउडोर की उपाधि दी थी, क्योंकि पहले वाला थैन जो था वो धोखेबाज निकला। और यह घटना एक्ट फर्स्ट में होती है। टाइप ऑफ वर्क या ट्रेजेडी मैकबेथ है। कॉन्टेक्स्ट राइज ऑफ मैकबेथ, एम्बिशन बिगिंस हियर। ठीक। Will all great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand? ये लाइन किसने और कब बोली? ये बोली थी मैकबेथ आफ्टर मर्डरिंग डंकन। इस ऑप्शन में यही होगा। ठीक। तो जब मैकबेथ ने किंग डंकन की हत्या कर दी और तब गिल्ट से भरकर वो कहता है कि क्या समुद्र भी मेरे हाथों से खून साफ कर पाएगा। ये लाइन दर्शाती है कि मैकबेथ अपने अपराध को साइकोलॉजिकल बर्डन महसूस करने लगा था। बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट लग रहे हैं। यही करेक्ट है। यह जो है एक्ट सेकंड और सीन सेकंड की बात है। अकॉर्डिंग टू मैकबेथ अकॉर्डिंग टू मैकबेथ द चीफ नरिसर इन लाइफ फीस्ट इज स्लिप। ठीक। तो मैकबेथ कहता है कि स्लीप इज द चीफ नरिसर इन लाइफ फीस्ट, मतलब नींद इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी पोषक है, लेकिन हत्या करने के बाद उसे नींद नहीं आती है। यह गिल्ट का एक सिंबल है। ठीक। यह एक ट्रेजेडी है मैकबेथ। और एक्ट सेकंड और सीन सेकंड की बात है। रोजालिंड इन a Shakespeare as you like it disguise herself as Ganymede। ठीक। एज यू लाइक इट में रोजालिंड जब अपने चाचा के बैनिसमेंट से बचती है, तो गैनीमेड नाम से एक लड़के का रूप धारण करती है। इससे वह खुद को सुरक्षित रखती है और ऑरलैंडो के पास रहने का बहाना भी बना लेती है। ठीक। यह एज यू लाइक इट प्ले जो है कॉमेडी है। और थीम जो है डिस्गाइज, जेंडर रोल्स और रोमांटिक लव शो होता है। ठीक। अकॉर्डिंग टू जैकेस इन हिज मोनोलॉग ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड व्हाट इज द सेवेंथ स्टेज। ठीक है। तो सेकंड चाइल्डनेस एंड मेयर ऑब्लिवेशन। ठीक। सेकंड चाइल्डनेस एंड मेयर ऑब्लिविजन ऑब्लिवियन। यह फेमस मोनोलॉग था एक। और ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज शेक्सपियर के एज यू लाइक इट में जैकेस द्वारा बोला गया है। इसमें इंसानी जीवन को 7 स्टेजेस में बाँटा गया है। और 7th स्टेज है सेकंड चाइल्डनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन, यानी बुढ़ापा, जहाँ इंसान फिर से बच्चे की तरह हो जाता है, बिना दाँत, बिना आँख और बिना समझ के। ठीक। यह है जैकिस बोलता है। टाइप ऑफ वर्क तो कॉमेडी है ये। Who utters the word, O cause, 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 my pretty little cause, that thou didst know how many fathom deep I am in love in as you like it? डी रोजालिन। ठीक। तो रोजालिन करेक्ट है। रोजालिन इस डायलॉग में अपनी कजन सीरिया से कह रही होती है कि वह ओरलैंडो से कितना गहरा प्रेम करती है। यहाँ कॉज का मतलब है कजन, और यह प्रेम की गहराई दर्शाने वाली पंक्ति है। इन द एपिलॉग रोजालिन बिफोर बिडिंग इन द एपिलॉग एक सेकंड In the epilogue, Rosalind, before bidding farewell, makes a last appeal to the women in the audience to like the play। ठीक।
एपिलॉग में रोज़ालिन ऑडियंस को डायरेक्टली एड्रेस करती है और विशेष रूप से लेडीज़ वुमेन से रिक्वेस्ट करती है कि अगर उन्हें प्ले अच्छा लगा हो, तो हँसकर ताली बजाएँ। Who said about Shakespeare that he knew small Latin and less Greek? Ben Jonson। ये क्वेश्चन जीआई उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर 2018 का है। ठीक, तो बेन जॉनसन जो है शेक्सपियर के कंटेम्पररी थे, समकालीन और मित्र थे। उन्होंने कहा कि ही हैड अ स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। इसका मतलब शेक्सपियर का फॉर्मल क्लासिकल एजुकेशन ज़्यादा नहीं था, लेकिन उनका नेचुरल जीनियस ही उन्हें एक महान बनाता है। ठीक, एक क्वालिटी जो उनके अंदर थी। तो इसका ऑप्शन तो बेन जॉनसन है। In the play The Tempest, Prospero is Duke of Milan। ठीक, in the play The Tempest, Prospero is the Duke of Milan। ठीक, तो प्रॉस्पेरो जो था वो द टेम्पेस्ट का एक मेन कैरेक्टर है और वह मिलान का एक राइटफुल ड्यूक है। उसके भाई एंटोनियो ने उसे धोखा देकर उसका राज्य जो है छीन लिया था। टाइप ऑफ वर्क या रोमांस या ट्रेजिक कॉमेडी थी और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जो है असपर्शन ऑफ पावर थी। There is a soul of a goodness in a thing's evil. Would men observingly distill it out? Who has written it? There is a soul of goodness in a thing's evil. Would men observingly distill it out? Who has written it? विलियम शेक्सपियर। ठीक, तो यह लाइन शेक्सपियर की फेमस हिस्ट्री प्ले हेनरी फिफ्थ से ली गई है। इसमें किंग हेनरी यह बात कहता है कि बुराई में भी अच्छाई की एक आत्मा होती है। अगर इंसान जो है ध्यान से समझे तो उसे निकाला जा सकता है, यानी हर बुरे काम या स्थिति में भी कुछ ना कुछ अच्छा सीख जो है मिलती है या सीखा जा सकता है। यह लाइन जो है ह्यूमन ऑब्जर्वेशन और पॉजिटिविटी की बात करती है। इवन इन एडवर्सिटी विजडम मिल सकती है। ठीक, टाइप ऑफ वर्क हिस्ट्री प्ले है। स्पीकर जो थे वो किंग हेनरी इन हेनरी फिफ्थ एक्ट 4 सीन फर्स्ट। यह स्पीच युद्ध की तैयारी के समय कही गई थी, जब वह सोल्जर के रूप में डिस्गाइज में अपने ही सैनिकों की बातें सुन रहा होता है। In which play of Shakespeare is there a tribute to Marlowe as the deed shepherd? As You Like It। शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट में एक जगह रोजालिंड कहती है, डेड शेफर्ड नाउ आई फाइंड दाई शाह ऑफ माइट, हाउ हु एवर लव दैट लव नॉट एट अ फर्स्ट साइट। ठीक, यहाँ डेड शेफर्ड से इशारा है क्रिस्टोफर मार्लो की ओर, जो शेक्सपियर से पहले के एक महान ड्रामेटिस्ट थे और जल्द ही मृत्यु प्राप्त हो गए। टाइप ऑफ वर्क ये कॉमेडी या पास्टोरल कॉमेडी थी। स्पीकर रोजालिंड है और यह मार्लो की मशहूर लाइन है। ठीक, एक ट्रिब्यूट कॉन्टेक्स्ट है यह। हु एवर लव दैट लव नॉट एट अ फर्स्ट साइट, जो उनके पोएम हीरो एंड लिएंडर से ली गई है। ठीक है, as flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport, who uttered these lines? तो ग्लॉसेस्टर इन अ किंग लियर। ठीक, as a flies to wanton boys are we to the gods and they kill us for their sport, who uttered these lines? ये उत्तराखंड हायर असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था 10 में और 17 में। ये लाइन शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी किंग लियर से है। एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट में अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर बोलता है कि एज अ फ्लाइज टू wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport। इसका मतलब है जैसे बच्चे मक्खियों को मारते हैं मस्ती में, वैसे ही देवता हमें नष्ट करते हैं। यह जीवन की क्रूरता और इंसान की मजबूरी दिखाती है। ठीक, एज अ फ्लाइज टू wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport। ठीक, जैसे बच्चे मक्खियों को मारते हैं मस्ती में,
वैसे ही देवता हमें नष्ट करते हैं। यह जीवन की क्रूरता और इंसान की मजबूरी को दिखाती है। ठीक है? His his story requires Romans and kings, but he thinks only on a man who remarked it for a William Shakespeare. ठीक, फिर से क्वेश्चन देखते हैं. His story requires Romans and kings, but he thinks only on a man who remarked it for William Shakespeare. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. ठीक, ये लाइन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपने फेमस प्रीफेस टू शेक्सपियर में कही थी. इसका मतलब है कि शेक्सपियर की कहानियाँ में भले ही राजा महाराजा हों, लेकिन वो असल में सामान्य इंसानों की भावनाओं, रिश्तों और मनोविज्ञान पर ध्यान देते हैं. ठीक, ये सैमुअल जॉनसन की प्रीफेस टू शेक्सपियर थी. और ये एडमायरेशन फॉर शेक्सपियर रियलिस्टिक ह्यूमन पोर्ट्रेल के लिए था. ठीक, who called Shakespeare the largest and most comprehensive soul, ड्राइडन. ठीक, तो ये लाइन जॉन ड्राइडन ने शेक्सपियर की प्रशंसा में कही थी अपने फेमस वर्क एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी में. ठीक, उन्होंने ऐसा कहा था कि ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव सोल. ड्राइडन का मानना था कि शेक्सपियर का जीनियस जो है किसी एक जिनर में नहीं है, बल्कि वो ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्री एंड पोएट्री सभी में दिखाई देता है. ठीक, तो ये कॉन्टेक्स्ट जो था ड्राइडन के एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी में था और क्रिटिकल फ्रेज था ये एक तरह से. ब्लैंक इज द क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड मदर ऑफ प्रिंस हैमलेट. तो ये गर्ट्रूड थी जो कि शेक्सपियर के ट्रेजेडी में हैमलेट में क्वीन ऑफ डेनमार्क हैं और हैमलेट की माँ भी थी वो. और किंग हैमलेट की विडो हैं और उसके मरने के बाद उसके भाई क्लॉडियस से वो शादी कर लेती हैं. ठीक, तो मदर ऑफ हैमलेट, क्वीन ऑफ डेनमार्क. ठीक, पोर्शिया तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस में थी. ठीक, पोर्शिया हो गई. और रोजालिंड एज यू लाइक इट में ओफिलिया हैमलेट की प्रेमिका है, लेकिन माँ नहीं है. ठीक है, तो नेक्स्ट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स बाय शेक्सपियर हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स एंड स्टोरीज. ट्विन ब्रदर्स. ठीक, तो यह शेक्सपियर की एक कॉमेडी है जो दो जुड़वा भाइयों की कहानी पर बेस्ड है. एक एंटीपोलस था और एक एफिसस. ठीक, एंटीपोलस ऑफ एफिसस था और एक एंटीपोलस ऑफ क्या था, साइरकस. ठीक, आप इसको गूगल कर लीजिएगा, एंटीपोलस ऑफ एफिसस और एंटीपोलस ऑफ साइरक्स. ठीक, दोनों के साथ उनके जुड़वा नौकर भी हैं जो कि ड्रोमियो ऑफ एफिसस और ड्रोमियो ऑफ साइरकस था. ये टाइप ऑफ वर्क जो थी वो कॉमेडी थी. सेटिंग एफिसस या मेन थीम जो इसकी थी मिस्टेकन आइडेंटिटी थी और रीज़न था ड्यू टू ट्विंस. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत है, इम्प्रूव करेंगे इसको. इनके इतने डिफ़िकल्ट नाम होते हैं, रामू श्यामू टाइप के होते तो. चलिए नेक्स्ट, वन ऑफ द बेस्ट dramas ever written by William Shakespeare, known as the darkest of the dark comedy is. ठीक, तो एक सेकेंड को हाईलाइट भी करते रहे. वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज एवर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, known as the darkest of the dark comedy is मेजर फॉर मेजर. इस प्ले को हम प्रॉब्लम प्ले या डार्क कॉमेडी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मोरल डेलिमा है, करप्शन और जस्टिस की जो डेप्थ की पड़ताल की गई है. जैसे करेक्टर हो गई इजाबेल, एंजेलो, ड्यूक ऑफ वेसिंटियो, मोरालिटी के कॉम्प्लेक्स मुद्दों से ये जूझते हैं. ठीक है, तो टाइप ऑफ वर्क क्या है ये, मेजर फॉर मेजर, एक प्रॉब्लम प्ले या डार्क कॉमेडी है. और थीम इसकी जस्टिस वर्सेस मर्सी, करप्शन और हाइपोक्रेसी आप कह सकते हैं. ठीक है, तो थीम क्या थी, जस्टिस वर्सेस मर्सी, करप्शन, हाइपोक्रेसी. सेटिंग इसकी जो थी वो वियना में थी. ठीक, नेक्स्ट 124.
All's Well That Ends Well is a romantic comedy by विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो All's Well That Ends Well एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें हेलेन और बर्ट्रम की कहानी है। हेलेन अपने प्यार बर्ट्रम को पाने के लिए कई चालें चलती है और यह प्ले जो है वो कैसियो डेकामोरॉन से प्रेरित है। टाइप ऑफ क्या रोमांटिक कॉमेडी है। सेटिंग इसकी फ्रांस, रोजिलिन, पेरिस और फ्लोरेंस में थी। सोर्स तो आपको बताया ही कि वो कैसियो डेकामोरॉन से है। ठीक, हैमलेट्स बाय शेक्सपियर इज अ सेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो डेनमार्क है। हैमलेट की कहानी डेनमार्क में स्थित है जहां प्रिंस हैमलेट अपने पिता की हत्या का बदला लेने की कोशिश करता है और कासल एल्सिनोर इस प्ले का मुख्य सेटिंग है। टाइप ऑफ वर्क या ट्रेजेडी है। सेटिंग एल्सिनोर, डेनमार्क। ठीक, नेक्स्ट, रोजालिंड द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर प्लेज? तो एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट की है। रोजालिंड जो है शेक्सपियर की सबसे एक फेमस फीमेल कैरेक्टरों में से एक है। वो अपने पिता ड्यूक सीनियर की बेटी और डिसगाइज में गैनेमिड बनकर जंगल में जाती है और वहीं उसका ऑरलैंडो से रोमांस भी डेवलप होता है। तो ठीक है, ये एज यू लाइक इट करेक्ट था। और टाइप ऑफ वर्क की बात की जाए इसके तो ये पास्टोरल कॉमेडी है। चलिए नेक्स्ट, blank comic character of William Shakespeare is found in more than one of his plays। तो सर जॉन फ्लैस्टफ। ठीक, सर जॉन फ्लैस्टफ ये एक ऐसा कॉमिक कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर का जो मोर देन वन ऑफ हिज प्लेज में है। ठीक है, ये NVS PGT 2019 में आया था। सर जॉन फ्लैस्टफ एक लोकप्रिय कॉमिक कैरेक्टर है जो कई शेक्सपियरियन प्लेस में दिखता है, जैसे हेनरी फोर्थ पार्ट 1, पार्ट 2, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंस्टर में भी। ठीक, टाइप ऑफ वर्क या हिस्ट्री प्ले और कॉमेडी है। करेक्टर इसमें कॉमिक नाइट नोन फॉर विट एंड कावर्डिस। ठीक, एरियल, तो ये जो एरियल है इसमें ये तो टेम्पेस्ट का एक स्पिरिट था। क्लॉडियस हैमलेट का किंग था। एंटोनियो तो मल्टीपल करेक्टर्स विद दिस सेम नेम। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस और अलग अलग कैरियोलिनस में भी है। एंजल्स आर अ ब्राइट स्टिल टफ द ब्राइटेस्ट फेल मैकबेथ। हु इज द ब्राइटेस्ट रेफर्ड बाय शेक्सपियर इन दिस कोड? ठीक, फिर से कोड देखते हैं कि एंजल्स आर ब्राइट स्टिल द ब्राइटेस्ट फेल मैकबेथ। हु इज द ब्राइटेस्ट रेफर्ड बाय शेक्सपियर इन दिस कोट? तो लूसीफर थे। कौन थे? लूसीफर। ठीक, ये लाइन मैल्कम बोलता है एक्ट 4 सीन 3 में। ब्राइटेस्ट शब्द जो है लूसीफर को दर्शाता है जो सबसे तेजस्वी फरिश्ता था पर गॉड की सत्ता छीनने की कोशिश में गिरा। ठीक, फॉलन एंजल। और यह संदर्भ मैकबेथ की गिरावट की तुलना का स्वरूप दिखाता है। ठीक है, प्ले मैकबेथ है, स्पीकर मैल्कम। नेक्स्ट, तो करेक्ट ये क्या था? लूसीफर था। Which of the Shakespeare plays had the character Robin Goodfellow? A Midsummer Night's Dream। ये भी NVS TGT में पूछा गया है कि विच ऑफ शेक्सपियर प्ले हैड द कैरेक्टर रॉबिन गुडफेलो। 2019 में क्वेश्चन आया था। तो ये कैरेक्टर मिड समर नाइट्स ड्रीम में रॉबिन गुडफेलो को पक के नाम से भी जाना जाता है। वो एक मिस्चीवियस फेरी है जो ओबरेन का सेवक था और लव कन्फ्यूज़न और मैजिक के सीन्स में उसका एक अहम रोल है। ठीक, तो रोल उसका क्या था? एक फेरी ट्रिक्स्टर था। ठीक, उसे पक के नाम से भी जाना जाता था। ये सेटिंग जो थी मैजिकल फॉरेस्ट नियर एथेंस थी। प्ले कौन सा था? अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। Which of the Montaigne essay inspired Shakespeare to draw the character of Prospero servant? ठीक, of the cannibals।
ठीक, ऑफ द कैनिबल्स। तो मोनेटेजन की एसे ऑफ द कैनिबल्स ने शेक्सपियर को कैलिबन का करेक्टर क्रिएट करने में इंस्पायर किया था। यह ऐसे जो है सिविलाइज्ड और सेवेज समाज की तुलना करती है जो द टेम्पेस्ट के थीम से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो प्ले द टेम्पेस्ट था और करेक्टर कैलिबियन प्रॉस्पेरो का सर्वेंट। सोर्स ऑफ इसकी बात की जाए तो यह मॉन्टेगिन्स एसेज ऑफ द कैनिबल्स था। Who speaks the lines for I am all the subjects that you have which first was mine own king। ठीक, तो कैलिबन है ये। फिर से देखते हैं, Who speaks the line for I am all the subjects that you have which first was mine own king। तो कैलिबन। ठीक है, ये लाइन द टेम्पेस्ट की एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में है। कैलिबन बोलता है और वह प्रॉस्पेरो को याद दिलाता है कि वह पहले उस द्वीप का राजा था, अब बस वही एकमात्र सब्जेक्ट है। प्ले द टेम्पेस्ट स्पीकर कैलिबन। थीम इसका है कोलोनाइजेशंस एंड लॉस्ट सवर्जिनिटी। ठीक, Who is the Macbeth at the beginning of the play? Thane of Glens। ठीक, Who is Macbeth at the beginning of the play? Thane of Glens। ठीक, तो ये थेन ऑफ ग्लेम्स था। मैकबेथ की पहचान जो है शुरुआत में थेन ऑफ ग्लेम्स के रूप में होती है। ठीक, बाद में उसे थैन ऑफ काउडर और फिर किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनता है, वो प्रोफेसी के अनुसार। और प्ले जो है वो मैकबेथ है। इनिशियल टाइटल इसका थेन ऑफ ग्लेम्स था और लेटर टाइटल्स की बात की जाए तो थैन ऑफ काउडर और किंग। ठीक, द आर्मर बियरर टू मैकबेथ सिटॉन। ठीक, ये सिटॉन है और सिटॉन एक माइनर कैरेक्टर है जो मैकबेथ का आर्मर बेरियर और सर्वेंट होता है। मैकबेथ के डाउनफॉल के समय वहीं उसके पास वो मौजूद होता है। ठीक, प्ले मैकबेथ है और रोल इसमें आर्मर बेरियर एंड लॉयल अटेंडेंट का है जो कि सेटॉन था। Total number of sonnet in a Shakespeare's sonnets collection is 154। शेक्सपियर ने कुल 154 सॉनेट्स लिखे हैं। पहले 126 सॉनेट्स को एक कितने 126 सॉनेट को एक यंग मैन को डेडिकेट किया है। ठीक है, और फिर 126 के बाद अगले 26 नेक्स्ट 26 को डार्क लेडी, एक डार्क लेडी को डेडिकेट किया है। ठीक, और बचे जो लास्ट के 2 सॉनेट्स वह क्यूपिड सॉनेट्स कहे जाते हैं। ठीक है, क्यूपिड। और यह पब्लिश हुआ था 20 जुलाई 1609 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज अपीयर्ड इन 1623। ठीक, तो शेक्सपियर की जो 36 प्लेज हैं वो फर्स्ट फोलियो के नाम से जाने जाते हैं और छपे भी थे 36 ही। और इसे जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉनेडल ने कंपाइल किया था ये सभी प्लेज को। ये शेक्सपियर के डेथ के 7 साल बाद ठीक पब्लिश हुए थे। और मिस्टर विलियम शेक्सपियर कॉमेडीज़ और हिस्ट्रीज़ और ट्रेजेडीज़ यह टाइटल था किसका, फर्स्ट फोलियो का। फर्स्ट फोलियो का टाइटल क्या था कि मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज़ हिस्ट्रीज़ ट्रेजेडीज़ 1623। ठीक, पेरिकल्स हो गया, ये सेकंड फोलियो में आया था। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स क्रिटिक्स। ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है शेक्सपियर के क्रिटिक्स का। तो पहले ब्रैडली हैं, फिर स्पुरिजन हैं और फिर इलियट हैं, इलियट ग्रेबेल्ट ग्रीन ब्लैट। ठीक, एसी ब्रैडली जो थे इसमें, एसी ब्रैडली वो शेक्सपियन ट्रेजेडी उनकी आई थी जो कि 1904 में थी। ठीक,
बस ये स्पोरिगन जो लिखे हैं ये कैरोलाइनस स्पोरिगन थे, जो शेक्सपियर इमेजरी इनकी आई थी 1935 में। ठीक, शेक्सपियर इमेजरी। अब टी एस इलियट हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स आई थी इनकी, ये तो 1919 में ही आ गई थी। ठीक, और स्टेफन ग्रिबल्ट ये थी जो पोएटिक्स ऑफ कल्चर 1987 में आई थी। ठीक, तो सीरियल इसमें देख लीजिएगा आप लोग, इसी के अकॉर्डिंग रहेगा। प्रेजेंट fears are less than horrible. Imaginings line appear in Macbeth. ठीक, यह फेमस लाइन मैकबेथ के अर्ली सॉलिलॉकी में आती है, एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड। मैकबेथ कहता है कि जो डर सामने दिख रहे हैं उनसे ज़्यादा डरावनी उसकी जो है कल्पनाएं हैं। ठीक, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल, इमेजिनिंग्स लाइन्स अपीयर इन अ मैकबेथ। यह फेमस लाइन जो थी वो मैकबेथ के अर्ली सॉलिलॉकी में आती है, एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड है। मैकबेथ कहता है जो डर सामने दिख रहे हैं उनसे ज़्यादा डरावनी उसकी कल्पनाएं हैं। और थीम की अगर बात की जाए तो इमेजिनेशंस वर्सेस रियलिटी इन एम्बिशन थी ये। ठीक, नेक्स्ट। After Shakespeare made his debut as a London playwright, he was described as an upstart crow by Robert Greene. ठीक, तो जब शेक्सपियर ने लंदन में एक ड्रामेटिस्ट के रूप में अपना करियर, तो उस समय के दूसरे एजुकेटेड प्लेराइट्स ने उन्हें आउटसाइडर समझा। रॉबर्ट ग्रीन ने 1592 में एक पैम्पलेट गॉड्स वर्थ ऑफ विट में शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स कहकर मजाक उड़ाया। इसका मतलब था कि शेक्सपियर ने बिना प्रॉपर क्लासिकल एजुकेशन के राइटर्स की दुनिया में एंट्री कर ली है। और यह कोट जो है बहुत फेमस है। यह दिखाता है कि शुरू में शेक्सपियर को एक्सेप्टेंस मिलने में बहुत परेशानी हुई थी। ठीक, अब ये थॉमस लॉज एक एलिजाबेथन पोएट थे, लेकिन शेक्सपियर को ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा था। क्रिस्टोफर मार्लो खुद एक महान ड्रामेटिस्ट थे, उन्होंने कभी भी शेक्सपियर की आलोचना नहीं की है, बल्कि इनके साथ शेक्सपियर के कुछ वर्क्स भी हैं। जॉन लिली एक प्ले राइट ज़रूर थे, पर उन्होंने शेक्सपियर को लेकर कोई अपस्टार्ट क्रो वाली कमेंट नहीं कही थी। ठीक, ये कोट किसी प्ले का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक लिटरेरी पैम्पलेट था। किसका? रॉबर्ट ग्रीन का। रॉबर्ट ग्रीन भी इन्वेस्टिगेट थे, जिसने यह बयान अपने पैम्पलेट में दिया ताकि एजुकेटेड राइटर्स को सुपीरियर दिखा सके, और शेक्सपियर जैसे कि वो आउटसाइडर थे तो उनका फेवर लेते नहीं। इन विच प्ले बाय शेक्सपियर डू वी फाइंड widowed queens questioning the assumptions of a male politics? ठीक, तो रिचर्ड थर्ड एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है जिसमें शेक्सपियर ने कुछ औरतों के माध्यम से पुरुषों की जो मेल पॉलिटिक्स है को चैलेंज कराया है, खासकर विडोड क्वींस जैसे क्वीन मार्गरेट, ठीक, जो हेनरी VI की विधवा थी, विडोड थी। क्वीन एलिजाबेथ एडवर्ड IV की रानी थी। और डचेस ऑफ यॉर्क जो थी वो रिचर्ड की माँ हैं। ये तीनों महिलाएं रिचर्ड और बाकी पुरुष शासकों की पावर हंग्री पॉलिटिक्स पर सवाल उठाती हैं। शेक्सपियर ने दिखाया है कि महिलाओं को पॉलिटिकल पावर नहीं होती है, पर उनके शब्दों में एक इमोशनल मोरल ताकत होती है। ठीक है, अदर ऑप्शंस रॉन्ग क्यों हैं? जैसे हेनरी V की बात की जाए तो इसमें मिलिट्री कैंपेन्स और पैट्रियोटिज्म दिखाया गया है, न कि महिलाओं की राजनीतिक आलोचना की गई है। एंटोनियन क्लियोपेट्रा जिसमें क्लियोपेट्रा एक पावरफुल है, पर यह विडोड क्वींस की जो है कलेक्टिव क्वेश्चनिंग्स नहीं है। हैमलेट इसमें गर्ट्यूड और ओफिलिया है, पर यह वे मेल पॉलिटिक्स को डायरेक्ट चैलेंज नहीं करते हैं। ठीक, हिस्ट्री प्ले रिचर्ड थर्ड एक हिस्टोरिकल प्ले है जो रियल इंग्लिश हिस्ट्री पर बेस्ड है। ये बातें अलग अलग सीन्स में क्वीन मार्गरेट, क्वीन एलिजाबेथ और डचेस ऑफ यॉर्क द्वारा बोली जाती हैं। ये सभी दुख और गुस्से से भरकर रिचर्ड को उसकी सत्ता की लालसा पर शाप देती हैं। ठीक है, तो रिचर्ड थर्ड करेक्ट है। राइपनेस इज ऑल अकोर्स इन, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक। राइटनेस इज ऑल अकर्स इन, तो किंग लियर है करेक्ट ऑप्शन इसका। ये लाइन जो है राइटनेस इज ऑल विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी किंग लियर में आती है, एक्ट 5th सीन 2nd में। ये लाइन एडगर बोलता है जब वो अपने अंधे पिता ग्लॉसेस्टर से बात कर रहा होता है, ठीक। और इसका मतलब है जो होना है वो होगा ही, जब समय पूरा हो जाए, राइपेन, ठीक, राइपेन, तो तब हमें तैयार रहना चाहिए। मतलब जीवन का फल चाहे सुख हो या दुख हो, जब वो पक चुका हो तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, यही सच्चा ज्ञान है। और रॉन्ग ऑप्शंस को देखते हैं। हैमलेट, हैमलेट ये लाइन हैमलेट में तो कहीं आती ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती ऐसा सवाल। मैकबेथ, इसमें गिल्ट और एम्बिशन ज़्यादा दिखाया गया है। और जूलियस सीजर ये पॉलिटिकल बीट्रेल है और ये कोट नहीं है इसमें, ठीक। किंग लियर क्या थी, एक ट्रेजेडी थी। इसमें एडगर जो था स्पीक्स दिस लाइन टू हिज फादर ग्लॉसेस्टर, जब जीवन की सारी आशाएं खत्म हो चुकी होती हैं, तो यह एक स्टोइक फिलॉसफी को दर्शाया गया है इसमें, ठीक। अब AC ब्रैडली, AC ब्रैडली शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वॉज पब्लिश्ड इन 1904। AC ब्रैडली ने शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ पर एक बहुत फेमस और क्लासिक किताब लिखी थी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। यह किताब 1904 में पब्लिश हुई थी। इसमें उन्होंने हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ और किंग लियर को अलग अलग चैप्टर्स में डिटेल्स में एनालाइज किया है, ठीक है। AC ब्रैडली ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर थे और उनका यह काम आज भी शेक्सपियर स्टडीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट रेफरेंस माना जाता है। Which of the following Shakespearean plays are in the correct chronological sequence? तो रोमियो एंड जूलियट, रिचर्ड थर्ड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, डी ऑप्शन। रोमियो जूलियट, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। रोमियो जूलियट जो आया था वो 1595 में, और रिचर्ड सेकेंड भी 1595 में। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 जो आया था 1597 से 98 में। द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1598 में आई थी। यह अरेंजमेंट बेस्ड है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पर, जो शेक्सपियर की कैरियर टाइमलाइन को दिखाता है। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? तो हैमलेट, मच एडो अबाउट, किंग लियर, ट्रोलियस एंड क्रेसिडा। यह प्रश्न जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर बेस्ड है। और हैमलेट जो है इसमें 1600 और 1601 में आया था। मच एडो अबाउट नथिंग की अगर बात करें तो ये 1600 में लगभग आया था। और किंग लियर 1605 में आया था। और ट्रोलियस एंड क्रेसिडा 1606 में आई थी, ठीक। तो ये जिस नेट दिसंबर में आंसर तो यही दिया था। बाकी हमने आपको डेट्स बता दी हैं कि हैमलेट 1600, अच्छा हाँ, हैमलेट 1600 से 1601 तक माना जाता है, तो इसको फर्स्ट ही उन्होंने रखा। और मच एडो अबाउट नथिंग जो था वो 1600 में है, किंग लियर 1605 में है, और ट्रोलियस एंड क्रेसिडा 1606 में है। तो करेक्ट तो है, करेक्ट है, ठीक। इसमें ट्रोलियस एंड क्रेसिडा इज़ कंसीडर्ड अ प्रॉब्लम प्ले, क्योंकि ये ना पूरी तरह से कॉमेडी है ना ट्रेजेडी। इसमें क्रिटिसिज्म और बिटरनेस जो है दोनों चीज़ों को दिखाया गया है, ठीक है। On a seeing whom does Miranda exclaim, "Oh Father, surely that is a spirit, Lord, how it looks about." स्टार्टिंग में भी ये क्वेश्चन आया था, तो ये फर्डिनेंड है, ठीक। ये लाइन शेक्सपियर के प्ले द टेम्पेस्ट से ली गई है। मिरांडा पहली बार किसी आउटसाइडर, बाहर के व्यक्ति को देखती है, वह है फर्डिनेंड। उसे वो इतना सुंदर और अलग लगता है कि वो सोचती है कि ओ फादर, श्योरली दैट इज़ ए स्पिरिट, मतलब ओ पिताजी, यकीनन यह कोई आत्मा है या स्पिरिट है, ठीक। ये लाइन एक्ट 1 सीन 2 में आती है। यह मिरांडा की लव एट फर्स्ट साइड वाला मोमेंट है, ठीक। बाकी ऑप्शंस की बात की जाए तो कैलिबन को तो मिरांडा उसे पहले से ही जानती थी, ठीक, और उससे डरती और घृणा भी करती थी। अलांसो राजा है लेकिन बाद में आता है, और मिरांडा उसे देखकर ऐसा नहीं कहती है। स्टेफनो एक ड्रंकन क्लाउन है, मिरांडा कभी उसे देखकर ऐसा रिएक्शन नहीं देती है। तो
अगर टाइप ऑफ वर्क की बात की जाए द टेम्पेस्ट की, तो यह रोमांटिक ट्रेजिक कॉमेडी है, मास्क्यू लाइक प्ले है, ठीक। मिरांडा कौन थी? डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरो थी, ठीक। और मिरांडा और फर्डिनेंड का एक प्रेम था द टेम्पेस्ट का सेंट्रल थीम, और यही शेक्सपियर के प्लेज में लव एट फर्स्ट साइट का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, द राइम स्कीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट इज, तो ABCDEFGG, ठीक। यह है राइम स्कीम। शेक्सपियरियन सोनेट को एलिजाबेथन सोनेट भी कहा जाता है। इसमें टोटल 14 लाइन्स होती हैं, 3 क्वार्टेन्स, मतलब 4 लाइन्स की 3 क्वार्टेन्स होती हैं, ABABCDCDEFEF, ठीक। ये यहाँ रॉन्ग लिखा हुआ है, ED, ठीक। और लास्ट में एक कपलेट होता है, GG जो रहता है, ठीक। ये 2 लाइन्स की होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए ही है, बाकी ये मिस प्रिंटिंग हुई है यहाँ पे। द ग्लोब थिएटर ओपनड इन 1599, ठीक। ग्लोब थिएटर लंदन का सबसे फेमस थिएटर था जहाँ शेक्सपियर की प्लेस परफॉर्म होती थी। इसे शेक्सपियर के प्लेइंग कंपनी द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन ने बनाया था, और 1599 में खुला था। शेक्सपियर खुद एक्टर और प्ले राइट और शेयर होल्डर थे ग्लोब थिएटर में। His life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man who says this about whom? Brutus on a Caesar, ठीक। ब्रूटस ऑन अ सीजर। तो ये लाइन जो है ब्रूटस ने कही जूलियस सीजर की डेथ के बाद। ब्रूटस कहता है कि सीजर की क्वालिटीज़ इतनी परफेक्ट थी कि नेचर खुद कह सकती थी, ठीक। दिस वॉज अ मैन, यह सच्चा इंसान था। यह लाइन जूलियस सीजर की डेथ के बाद ट्रिब्यूट के रूप में कही गई थी ब्रूटस के द्वारा। और एनोबार्बस, ये एनोबार्बस ऑन अ एंटोनियो, ठीक। एनोबार्बस ऑन एंटोनियो और क्लियोपेट्रा का करेक्टर है, लेकिन ये कोट जो है उससे नहीं जुड़ा है। क्लियोपेट्रा वही प्ले है और इसमें लाइन नहीं बोली गई है। और मार्क ऑन सीजर, मार्क एंटोनियो, उसने फेमस स्पीच फ्रेंड्स, रोमन्स और कंट्री मैन दी थी, लेकिन ये लाइन उसने नहीं बोली थी, ठीक। तो जूलियस सीजर क्या है? जूलियस सीजर एक ट्रेजेडी थी। When my love swears that she is made of truth, I do believe her, though I know she lies. The author of these lines is विलियम शेक्सपियर। कौन थे? विलियम शेक्सपियर थे। विलियम शेक्सपियर ने ये सोनेट जो है 138 से विलियम शेक्सपियर के ली गई है, और इसमें पोएट कहता है कि जब मेरी प्रेमिका कहती है कि वह सच्ची है तो मैं मान लेता हूँ, जबकि मुझे पता है कि वह झूठ बोल रही है। मतलब यह है कि प्यार में इंसान खुद को भी धोखा देता है। कंफर्ट इन अ इल्यूजन। टाइप ऑफ वर्क की बात करें तो शेक्सपियरियन सोनेट नंबर 138। स्पीकर पोएट हिमसेल्फ फर्स्ट पर्सन, ठीक। सेक्सुअल पॉसेसिवनेस इज अ थीम ऑफ शेक्सपियर्स, तो अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। यह एक कॉमिक प्ले है जिसमें रोमांटिक रिलेशनशिप्स और जेलसी को फन वे में दिखाया गया है। हेरमिया, हेलेना, लिजेंडर और डिमेट्रियस, इनके बीच अट्रैक्शन बदलता रहता है। कभी लिजेंडर हेरमिया से प्यार करता है, फिर अचानक हेलेना को चाहता है। सेक्सुअल पॉसेसिवनेस और लव कन्फ्यूज़न यह मुख्य थीम है। कॉमेडी ऑफ वर्क जो है, कॉमेडी है, रोमांटिक और फैंटेसी कॉमेडी है। सेक्सुअल जेलसी इज अ थीम इन शेक्सपियर्स ओथेलो, ठीक। यह है ओथेलो में, यह जो है पूरी प्ले जो है ओथेलो की वो सेक्सुअल जेलसी पर बेस्ड है। यानी ओथेलो को यह गलत फहमी होती है कि उसकी पत्नी डेस्डेमोना उसे धोखा देती है, ठीक। जेलसी की वजह से ओथेलो उसे मार देता है, और बाद में सच्चाई सामने आने पर वो खुद को भी मार देता है। टाइप ऑफ वर्क या साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी है, और मेन कैरेक्टर्स इसके कौन कौन थे? ओथेलो थी, डेस्डेमोना और इयागो।
इमिलिया को भी आप मान सकते हैं क्योंकि उसका एक अहम रोल है, उसने ये चीज़ को डिस्क्लोज किया था कि ये सारा करा धरा जो है यागो का है और यागो उसका हस्बैंड था इमिलिया का। जूलियस सीजर, एंटोनिया एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलिनस आर बेस्ड ऑन अ प्लूटार्स लाइफ। ठीक। शेक्सपियर ने अपने कई हिस्टोरिकल रोमन प्लेज के लिए प्लूटार्स लाइफ नाम की किताब से इंस्पिरेशन लिया है। यह किताब ग्रीक फिलोसोफर प्लूटार्स ने लिखी थी जिसमें कई रोमन लीडर्स की बायोग्राफीज थी, जैसे जूलियस सीजर, मार्क एंटोनी, कोरियोलिनस। इसलिए इन्हें रोमन ट्रेजेडीज भी कहा जाता है। हिस्टोरिकल यह टाइप ऑफ वर्क की बात करें तो हिस्टोरिकल ट्रेजेडीज है रोमन प्लेज का। ठीक। इफ इट वर डन व्हेन इट इज डन। ठीक। देन देयर वेल इट वर डन क्विकली हु सेज दिस। फिर से देखते हैं। इफ इट वर डन व्हेन इट इज डन देन वेयर वेल इट वर डन क्विकली हु सेज दिस। ठीक। तो मैकबेथ। ठीक। ये मैकबेथ कहता है। ये लाइन शेक्सपियर के फेमस प्ले मैकबेथ से ली गई है। एक्ट फर्स्ट सीन जो है 7 था और यह एक सॉलिलॉकी है जहां मैकबेथ सोच रहा है कि अगर काम यानी मर्डर करना ही है तो जल्दी कर लेना चाहिए। वह किंग डंकन की हत्या करने से पहले अपने मन में गिल्ट और एम्बिशन से लड़ाई लड़ रहा है। ठीक। टाइप ऑफ वर्क की बात करें तो ये जो वर्क्स है मैकबेथ वो साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल ट्रेजेडी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो एक वन लाइनर फॉर्मेट में रहेगी जो कि हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड फॉर्मेट में रहेगा, एकदम इजी, एक तरह से शेक्सपियर का जिस्ट रहेगा एकदम इजी वे में। ठीक। तो वो कल मॉर्निंग में आएगी। आज की डेट, आज 7 जुलाई है तो 8 जुलाई को कल मॉर्निंग में वो रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल।